बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम अपना यूकॉम का लेसन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जैसे बेटा आप देख सकते हैं, एक्टिव का मतलब होता है फ़आल, फ़आली हालत, एक्टिव हालत। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव फॉर्म में हो, फ़आली हालत में हो, यानी काम करने की हालत में होता है, बज़ाते खुद काम कर रहा होता है। जो वर्ब का एक्शन होता है, सब्जेक्ट बज़ाते खुद परफॉर्म कर रहा होता है, ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब भी गैर फ़आल होता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट गैर फ़आल हालत में हो, यानी खुद काम ना कर रहा हो, बल्कि जो वर्ब का एक्शन है उस एक्शन को रिसीव कर रहा हो, सब्जेक्ट की खातिर काम किया जा रहा हो, ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर आपने इसको हाईलाइट भी करना है। अ सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैज़ इट्स सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग द डूअर ऑफ एन एक्शन। यहाँ तक बेटा ये डेफिनेशन इसकी एक्टिव वॉइस की है। यहाँ से यहाँ तक जो मैंने पेंसिल से मार्क किया है, ये एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? वो कहता है सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की हालत में, फ़आली हालत में सेंटेंस हैज़ इट्स सब्जेक्ट, उसका अपना फ़ाइल यानी सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। यानी सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, या कोई चीज़ यानी थिंग भी हो सकती है। प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है बेटा द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और मोस्टली हमारे प्रोनाउंस 3 तरह के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी ही, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो इनमें से भी, नाउन्स में से भी या प्रोनाउन में से भी उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है जो एक्टिव वॉइस की हालत में हो। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात ये है डिनोटिंग द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो उस एक्शन का, उस काम का डूअर यानी काम करने वाला होता है, फाइल होता है। डूअर का मतलब काम करने वाला यानी फाइल, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन या प्रोनाउन उस सेंटेंस का जो वर्ब है, उसका जो काम है, उसका डूअर अगर आपके पास नाउन या प्रोनाउन गिवन है तो ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो आपने बेटा हेडिंग देनी है एक्टिव वॉइस और यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद पैसिव वॉइस की डेफिनेशन आ रही है आगे। अ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस हाउएवर हैज़ इट्स सब्जेक्ट द नाउन और प्रोनाउन डिनोटिंग द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स, सफ़र्स और रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। दोनों में यही मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस की हालत में क्या होता है, जो हमारा नाउन या प्रोनाउन यानी जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो काम बजाते खुद करने वाला होता है। जबकि पैसिव वॉइस की हालत में, पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। जो एक्शन हो रहा होता है वो एक्शन सब्जेक्ट रिसीव करता है। ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ से आपने आ सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो मैंने मार्क किया है, ये बेटा आप इसको पैसिव वॉइस की डेफिनेशन के तौर से अलग से हेडिंग देकर लिखेंगे। मैं इसको पहले एक ही हाइलाइटर यूज़ हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको पैसिव वॉइस की डेफिनेशन के तौर से लिखना है। अब देखिए नीचे बेटा एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई डिड द एक्सरसाइज, मैंने वर्जिश की, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है। इसमें सब्जेक्ट आई है और जो वर्ब है डिड, ये इसका एक्शन आई बजाते खुद कर रहा है, यानी आई जो है सब्जेक्ट, नाउन ये एक्टिव फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बना है। द एक्सरसाइज
आपका ऑब्जेक्ट था वो हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते होते हैं। तो द एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा। द एक्सरसाइज डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होते हैं। एक्सरसाइज सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे। द एक्सरसाइज वॉज, डिड की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डन, बाय लगाया और आई माई मी, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्या बना, मी, तो मी यूज़ हो गया। द एक्सरसाइज वॉज डन बाय मी, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। अब यहाँ देखें जो एक्सरसाइज करने का एक्शन है वो मी के ज़रिए रिसीव कराया जा रहा है। यहाँ आई बजाते खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जबकि पैसिव वॉइस के फॉर्म में एक्शन मी को रिसीव करवाया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी वॉश द फ्लोर वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक मरतबा फर्श धोते हैं। द फ्लोर इज़ वॉश्ड वंस अ वीक बाय अस, देखिए उसने ब्रैकेट में कर बाय अस को ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है बुक के ऊपर। इसकी क्या वजह है, क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को मेंशन करना पैसिव की फॉर्म में ज़रूरी नहीं होता। जैसे हम कहते हैं फूड इज़ ईटन, खुराक खाई जाती है, ज़ाहिर सी बात है हम सभी खुराक खाते हैं। इसी तरह हम कहते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट, बाय अस लगाना वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, हमें मोस्टली पता है कि बाज़ार से ही हम सारी चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं। तो कुछ जर्नल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट को एंड पर बाय के बाद मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो ये भी एक ऐसा ही सेंटेंस है कि हफ्ते में फ़र्श हफ्ते में एक मरतबा धोया जाता है, तो बाय अस लगाना यहाँ ज़रूरी नहीं है। ये अलग से क्वेश्चन भी आपको पेपर में सम टाइम आता है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट को मेंशन किए बगैर रेफरेंस गिवन बाय डिनोटिंग बाय डू नॉट गिविंग द रेफरेंस टू द एजेंट, यानी जो एक्शन करने वाला है जो आपका सब्जेक्ट है उसका रेफरेंस दिए बगैर आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। मोस्टली कभी कभार ये क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। वहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट बाय भी नहीं लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होगा वर्ब का वो भी आप यूज़ नहीं करेंगे। वी वॉश द फ्लोर वंस अ वीक, देखिए इसमें वी सब्जेक्ट है, वॉश क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। द फ्लोर क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। वंस अ वीक ये एडवर्ब है, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है कि हफ्ते में एक मरतबा हम जो है वो धोते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई वॉश, यहाँ डिड सेकंड फॉर्म थी, डिड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म वॉश आ गई, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज़, एम और आर। तो ऊपर हमने पास्ट टेंस की वजह से वाज वर यूज़ किया था, यहाँ प्रेजेंट टेंस की वजह से हम इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो द फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे क्योंकि फ्लोर सिंगुलर है। उसके बाद वॉश की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, वॉश्ड, वंस अ वीक वैसे आ गया और वी चेंज हो जाएगा अस में, बाय लगा के अस लगाएंगे। ये आप यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट है एट लास्ट दे हैव फाउंड द वॉलेट। देखें पहले पास्ट टेंस था, फिर प्रेजेंट टेंस आया, अब देखें आ रहा है दे हैव बेटा शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट को। इसी तरह अगर हैड होता HAD हैड तो वो शो करता पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। तो वो पास्ट परफेक्ट को शो करता, लेकिन हैव या हैज़ आ जाए तो वो किसको शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट को। तो यहाँ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब हैज़ हैव के साथ हम पैसिव वॉइस में बीन का इजाफा करते हैं क्योंकि ये खुद हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनके साथ दूसरे हेल्पिंग वर्ब बीन जो कि थर्ड फॉर्म भी है वो पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म के तौर से यूज़ होती है। एट लास्ट वैसे आ गया, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। फाउंड थर्ड फॉर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। द वॉलेट क्या है, ऑब्जेक्ट, द वॉलेट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। एट लास्ट द वॉलेट, वॉलेट सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ लगाएंगे। ऊपर दे प्लूरल नाउन था इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल हुआ था। सो एट लास्ट द वॉलेट हैज़ बीन फाउंड। इसी तरह बाय देम को फिर से उसने ब्रैकेट में लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रेफ़र करना ज़रूरी नहीं है।
रेफरेंस देना एजेंट का, डूअर का रेफरेंस ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ओमिट भी कर सकते हैं। तो ये बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है एक्टिव वॉइस की, फिर पैसिव वॉइस की अलग से हेडिंग देके डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जांपल्स की हेडिंग देंगे और ये तीनों एग्जांपल्स आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, जहाँ उसने कुछ आपको एक टेबल सा बना हुआ है कॉलम की फॉर्म में, इधर टेंस मेंशन किए हुए हैं, इस तरफ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं और आगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं। बेसिकली वो यहाँ आपको ये समझाना चाह रहा है कि किस सेंटेंस में आपने क्या क्या चेंजेस करनी है। तो आप ये टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसको सिर्फ हाईलाइट करेंगे और इसको समझ लेंगे। पहले लिखा है बेटा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होती है सेंटेंस में। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें एक्टिव वॉइस की हालत में आई वॉच, मैं देखता हूँ। वॉच कौन सी फॉर्म है? वॉच है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म के केस में क्या आएगा? इज़, एम या आर। जैसे मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल में बताया था, ये वॉश वाले एग्जांपल में, यहाँ पर वॉश क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर यूज़ किया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किसको शो करती है? सिंपल प्रेजेंट को। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच है बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, एम या आर। तो आई एम वॉच्ड। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं था, वही सब्जेक्ट ही हमने यूज़ किया, उसी एक्शन को ही यूज़ किया हमने क्योंकि तो और हम क्या कर दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब एम का इजाफा कर दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की वजह से। अब सिंपल प्रेजेंट हो गया, इसी तरह पहले सिंपल पास्ट को देख लें। सिंपल पास्ट में क्या होता है बेटा? सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन होती है सेंटेंस। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन हो सेंटेंस में तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, और उसमें हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज़ करते हैं। तो आई वॉच्ड, आई वॉज वॉच्ड, मैंने देखा, मुझे देखा गया। तो उसके बाद आ जाएंगे सिंपल फ्यूचर। पहले तीनों सिंपल कर लें, फिर तीनों कॉन्टीन्यूस की बात कर लेंगे, फिर तीनों के परफेक्ट की बात कर लेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और आगे क्या है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में भी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल या विल इस्तेमाल होता है। अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी हो सब्जेक्ट तो फिर हम शैल यूज़ करते हैं, और अगर आई और वी के अलावा कोई और पर्सन हो यानी यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो और कोई सा भी नाउन हो, उसमें हम विल इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इनको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जैसे वॉच चेंज होगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में, इधर वॉच्ड सेकंड फॉर्म थी, चेंज होगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में। अब यहाँ दोबारा वॉच अपनी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में चेंज हो जाएगी, और विल या शैल के साथ बी का इजाफा हो जाएगा। किसका? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी का इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो आई शैल वॉच चेंज हो गया आई शैल बी वॉच्ड में, वॉच फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में, उसके साथ हमने बी का इजाफा किया जो कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी, जो कि सिंपल टेंस को शो करेगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कॉन्टीन्यूस टेंसेस को। पहले है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की फॉर्म में आपको पता है आईएनजी आता है। कोई भी टेंस कॉन्टीन्यूस तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ ना हो। तो आईएनजी फॉर्म कॉन्टीन्यूस को शो करेगी, चाहे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो। जब भी आपको कॉन्टीन्यूस टेंस बनाना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की फॉर्म में हम इज़, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टीन्यूस की फॉर्म में हम वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉमन हो गया। प्रेजेंट टेंस होगा तो इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होगा, पास्ट टेंस होगा तो वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा। तो पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को देखें। आई एम वॉचिंग। अब अगर एक्टिव वॉइस की हालत में वो कॉन्टीन्यूस है
तो पैसिव वॉइस की हालत में भी वो कॉन्टीन्यूअस ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें एक्टिव वॉइस की फॉर्म में भी चाहिए और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है? कॉन्टीन्यूअस। टेंस की कॉन्टीन्यूअस नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है उसको क्या करते हैं बेटा, हम जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको चेंज कर देते हैं थर्ड फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी बच जाएगा इसके साथ लगा हुआ आईएनजी, तो उस आईएनजी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जो फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ से हटाया था उस फर्स्ट फॉर्म की जगह। तो ये आईएनजी उस फर्स्ट फॉर्म की जगह मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बीइंग। ठीक है, बीइंग बेसिकली क्या है? ये बी फर्स्ट फॉर्म है और साथ क्या है? आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या मतलब? कॉन्टीन्यूअस। यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब क्या था? कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये कॉन्टीन्यूअस वाली जो शर्त है बेटा वो पूरी हो जाती है। दोबारा देख लें। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की फॉर्म में सेंटेंस है आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। तो आई आपका सब्जेक्ट वैसे आ गया, एम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम ही आएगा। वॉच फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में। बाकी क्या बच गया? आईएनजी, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म बी लगाया तो वो क्या बन गया? बीइंग। तो आई एम बीइंग वॉच्ड, मुझे देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे आप पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो बेटा पास्ट कॉन्टीन्यूअस की फॉर्म में सारा कुछ वही होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होता है, इसी तरह पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज़ होता है। तो सिर्फ इज एम आर और वाज वर को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस की फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रहा था। तो इसी तरह आप क्या करेंगे? वॉच और आईएनजी को चेंज करना है। सबसे ज़्यादा आपने जो इम्पोर्टेंट समझने की बात है वो यही है कि फर्स्ट फॉर्म वॉच चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म वॉच्ड में। बाकी क्या बच गया? आईएनजी, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे? बी। तो ये क्या बन जाएगा? बीइंग। तो आई वॉज बीइंग वॉच्ड, मुझे देखा जा रहा था। ठीक है बेटा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के टेंसेस के जो पैसिव वॉइसेस होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी यूज़ होता है। बीइंग बन जाता है तो वो ग्रामेटिकली डीनेचर हो जाता है। और आगे अब तीसरा केस है परफेक्ट टेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या दिया जाएगा? हैज़ हैव दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? हैज़ या हैव। ये पीछे भी एक एग्जांपल आ चुकी है, ये एग्जांपल नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट वाली। तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं, जो मर्जी सब्जेक्ट हो। पहले प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव वॉच्ड, अब देखिए वॉच्ड थर्ड फॉर्म है, ये वैसी की वैसी आ जाएगी, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होती है? थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो एक और थर्ड फॉर्म है बीन, ये हम पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म के तौर से यूज़ कर देते हैं। तो यानी हैज़ हैव के साथ बीन का इजाफा हो जाता है। यूँ आप याद रख लें कि हैज़ चेंज हो जाता है हैज़ बीन में, हैव चेंज हो जाता है हैव बीन में, हैड चेंज हो जाता है हैड बीन में। यूँ याद रख लें, आपकी मर्ज़ी है, या आप यूँ याद रख लें जो एक्चुअल बात है कि बीन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किस चीज़ की? पैसिव वॉइस की। क्यों? क्योंकि जो वॉच्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म परफेक्ट केस में हमें दी होती है वो परफेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है। जो एक्टिव वॉइस की फॉर्म में थर्ड फॉर्म हमें गिवन होती है वो परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म होती है। जब हम उस परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमें क्या चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो थर्ड फॉर्म चाहिए, एक परफेक्ट की और एक पैसिव वॉइस की। तो परफेक्ट की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी गिवन होती है, जैसे यहाँ वॉच्ड गिवन है, इसी तरह डन हो सकती है, प्लेड हो सकती है, वॉश्ड हो सकती है, कोई भी बॉट हो सकती है, कोई भी थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में गिवन होगी ऑलरेडी वो परफेक्ट की होगी। जब आप पैसिव में उसको चेंज करेंगे तो आपको साथ में बीन, BEEN, बीन भी एक थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, इसकी थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं बी वॉज और बीन। तो ये बीन जो है थर्ड फॉर्म, ये वाली थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म के तौर से परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो दोबारा देखें सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा है आई हैव वॉच्ड, आई हैव बीन वॉच्ड। आई वैसे आ गया, है वैसे आ गया, वॉच्ड ऑलरेडी थर्ड था, थर्ड फॉर्म ही रहेगी वो। इसके साथ हमने बीन
का इजाफा किया, जो कि पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म बनेगी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में फ़र्क क्या होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा, प्रेजेंट में हैव या हैज़ होता है, तो हैड चेंज हो जाएगा जस्ट आई हैड वॉच्ड, आई हैड बीन वॉच्ड। तो ये बेटा कुछ रूल्स यहाँ बताए गए हैं टेंसेस को चेंज करने के एक्टिव से पैसिव में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, आप इनको भी समझेंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स बेटा और दी गई हैं। यहाँ ये मेंशन किया गया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें सब्जेक्ट को लाजमन मेंशन करना होता है। जैसे पीछे एग्जांपल में आया था, ऊपर वाली फर्स्ट एग्जांपल में आई डिड द एक्सरसाइज वाज डन बाय मी। तो इसी तरह नीचे जो दो सेंटेंस थे उसमें हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया था, ब्रैकेट में लिखा था कि यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो शो करना ज़रूरी नहीं है, कॉमन बात है, वो समझ आती है। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हैं दो। कहता है कि जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि हम उस वर्ब का जो डूअर है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, उसको लाजमन मेंशन करें। जैसे किसी डिस्कवरी की बात होती है, किसी इन्वेंशन की बात होती है, किसी बड़ी ईजाद की बात हो रही है कि ये फ़लाँ चीज़ किसने ईजाद की, फ़लाँ शय किसने बनाई, ये कब डिस्कवर की गई। तो वो तमाम तर चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर हमें जो डूअर ऑफ द वर्ब है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो हमें लाजमन मेंशन करना होता है। जिस तरह कोई ओकेजन होता है, इसी तरह शादी ब्याह की तकरीबात हैं, या स्कूल में असम्बली वगैरह होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई और जलसा होता है, इजलास होता है, तो उसमें जो एड्रेस करने वाला बंदा होता है, जो बात या खिताब करने वाला शख्स होता है, जो डिलीवर करने वाला होता है, उसको हमने लाजमन मेंशन करना होता है। वहाँ पे हम ओमिट नहीं कर सकते, इस रेफरेंस को, सब्जेक्ट के रेफरेंस को नहीं छोड़ सकते, वो हमें लाजमन शो करना होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बात की गई है। इसकी एग्जांपल्स आप जो हैं वो हाईलाइट करेंगे और असाइनमेंट में आपने लिखनी भी होगी। फर्स्ट है पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी पेंसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही दरियाफ्त की थी, डिस्कवर की थी, ईजाद की थी। तो अब यहाँ हमें उसकी जो डिस्कवरर है, पेंसिलिन को डिस्कवर करने वाला शख्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसका नाम देना ज़रूरी है। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड, पेंसिलिन ईजाद की गई, किसने की क्वेश्चन आता है माइंड में, तो उसका नाम क्या है, ज़रूरी है। इसी तरह इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द स्कूल असेंबली इज़ कंडक्टेड। अब इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल देखिए मेंशन किया हुआ है, प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में। अब प्रिंसिपल मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में असेंबली कंडक्ट की, तो किसने की, क्वेश्चन पैदा होता है। इसलिए बाय लगा के हमें द सीनियर असिस्टेंट, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला जो डूअर है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। आगे बेटा नेक्स्ट दिया हुआ है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो वर्ब का एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो गिवन नहीं होता। कुछ पैसिव वॉइस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो एक्शन परफॉर्म करने वाला डूअर है वो गिवन नहीं होता या इम्पर्सनल एजेंट होता है, यानी उसकी पहचान नहीं हो सकती कि वो कौन है, किसने ये काम किया, ये फंक्शन, ये एक्शन परफॉर्म करने वाला कौन है, ये नहीं दिया होता, ये पता नहीं होता। तो कुछ सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के ऐसे भी होते हैं और उनको एक्टिव वॉइस में चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, द डूअर ऑफ द वर्ब इज़ नॉट गिवन। व्हेन द डूअर ऑफ द वर्ब इज़ नॉट गिवन देन द चेंज ऑफ पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस बिकम डिफ़िकल्ट। चेंज हो जाता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, या तो आपको अपना डूअर खुद से सपोज करना पड़ता है, आप समवन या एनीवन लगा के अपना डूअर सपोज करते हैं, या आप उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन के हिसाब से आप जो सूटेबल डूअर हो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखें 2-3 एग्जांपल लिखी हुई हैं। एग्जांपल्स देखें। फर्स्ट एग्जांपल है आवर कार हैज़ बीन स्टोलन, हमारी गाड़ी चोरी हो चुकी है, चुराई जा चुकी है। अब गाड़ी किसने चुराई, कार किसने चुराई, जो कार चुराने वाला है उसका पता नहीं है, यानी जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है वो
गिवन नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि गाड़ी किसने चोरी की। लेकिन जाहिर सी बात है कि चोर ही होगा, थीफ होगा ना, चोर होगा जिसकी चुराई होगी। इसी तरह आप इसका अगर एक्टिव वॉइस बनाते हैं, आवर कार हैज़ बीन स्टोलन का, तो क्या बनेगा? अ थीफ हैज़ स्टोलन आवर कार, ये भी बन सकता है। समवन हैज़ स्टोलन आवर कार, ये भी बन सकता है। और आपका जो 6th क्लास का स्टैंडर्ड है, इसमें इस बुक के अकॉर्डिंग आपको यही बताया गया है कि आपने इसका पैसिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो गिवन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा से अपनी तरफ से चीज़ बता रहा हूँ जो बड़ी क्लासेस में समझाई जाती है, मास्टर लेवल पे या बीएड लेवल पे, कि जब सब्जेक्ट गिवन ना हो, आपका डूअर ऑफ द एक्शन गिवन ना हो, तो आप उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना डूअर ऑफ द एक्शन यानी सब्जेक्ट जो है वो सपोज करके उसको पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। आजकल ये इस तरह के सेंटेंसेस 9th-10th के बोर्ड की क्लासेस में भी आते हैं। तो जब आप 9th-10th की क्लासेस में आएंगे तब भी आपको ये चीज़ फिर समझाई जाएगी। इसी तरह सेकंड सेंटेंस देखें, लिखा हुआ है दिस शर्ट इज़ स्योन बाय हैंड, ये शर्ट कमीज़ हाथ से सी गई है। अब किसने सी है ये नहीं बताया गया, कि बाय द टेलर नहीं लिखा हुआ कि दर्जी ने सी है। लेकिन आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि कपड़े मोस्टली दर्जी ही सीता है। तो लेकिन घर में भी कोई सी सकता है खुद से, जैसे कोई शर्ट फट जाती है तो हाथ से सी जाती है, कोई भी कपड़ा हाथ से सिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली गुमान क्या है कि दर्जी ही कपड़ा सीता है। तो इसकी जगह आप अगर इसको पैसिव से एक्टिव में चेंज करना भी चाहें तो आप टेलर सपोज कर सकते हैं। द टेलर स्यूज दिस शर्ट बाय हैंड, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है वो परफेक्ट का था, तो इस ख़त्म हो गया। इंडेफिनेट में हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में SCIS का इजाफा करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे अब टेलर सिंगुलर आ रहा है, द टेलर स्यूज दिस शर्ट बाय हैंड, ये इसका एक्टिव वॉइस बन सकता है। या समवन स्यूज दिस शर्ट बाय हैंड, समवन भी लगा सकते हैं जब आपको कंफर्म ना हो कि अब आपने क्या सपोज करना है, तो उस केस में आप समवन को भी सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यही बताया गया है बेटा बुक में कि हम नहीं कह सकते हैंड्स स्यू दिस शर्ट, यानी अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो बाय के बाद क्या आ रहा है? बाय के बाद हमारा मोस्टली सब्जेक्ट डूअर गिवन होता है। अब यहाँ हैंड आ रहा है तो हैंड को शुरू में ले आए सेंटेंस के शुरू में, तो क्या बन जाएगा? हैंड्स स्यू दिस शर्ट, यानी ये बात पॉसिबल नहीं है कि हाथों ने शर्ट को सिया है। लेकिन वो हाथों ने सिया है, लेकिन हाथ जो है वो डूअर नहीं है हमारे, डूअर वो शख्स होगा जिसने उस शर्ट को सिया है। तो ऐसे केसेस में आप इसका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, क्लॉथ्स विच आर मेड बाय मशीन आर चीपर, वो कपड़े जो मशीनों से बनाए जाते हैं सस्ते होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि क्लॉथ्स विच आ मशीन मेक्स आर चीपर, कि वो कपड़े जो मशीनें बनाती हैं वो सस्ते होते हैं। तो मशीनें खुद से नहीं बनाती हैं, मशीनों को भी चलाने वाले शख्स होते हैं, कारीगर होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, आर्किटेक्चर वो इंजीनियर्स होते हैं जो उन मशीनों को चलाते हैं। तो आपने इस सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव वॉइस नहीं बनाना। ये दोबारा देख लें, आवर कार हैज़ बीन स्टोलन, इसमें हम ये नहीं कहेंगे, इसमें आपको ये जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आप एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसका एक्शन परफॉर्म करने वाला, चोरी करने वाला यानी थीफ जो है वो गिवन नहीं है, सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आप इसका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस नहीं बनाएंगे। सेकेंड है दिस शर्ट इज़ स्योन बाय हैंड, ये शर्ट बाय हाथों से बनाई गई है, तो हाथ शर्ट को बनाते हैं, इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस बनता है, वो भी आप नहीं बनाएंगे क्योंकि हाथ बेसिकली आपके डूअर नहीं है, एक्शन परफॉर्म करने वाले नहीं है, बल्कि हाथों से काम लेने वाला शख्स होता है, आदमी होता है, कुछ औरत होती है जो उन हाथों से काम लेकर वो शर्ट को सिएगी। तो डूअर यानी बेसिकली आपका गिवन नहीं है। इसी तरह क्लॉथ्स विच आर मेड बाय मशीन्स आर चीपर, कपड़े जो मशीनों से बनाए जाते हैं वो सस्ते होते हैं। तो मशीनें खुद नहीं बना रही कपड़े, मशीनों को चलाने वाले कारीगर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो गिवन नहीं है। इसी में भी आप क्या करेंगे? उसका पैसिव से एक्टिव नहीं बनाएंगे। बेसिकली वो यहाँ आपको ये कहना चाह रहा है इन एग्जांपल्स में
कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे ऐसे होते हैं जिनके पैसिव होते हैं और उनके एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो सूटेबल नहीं होते, पॉसिबल नहीं होते, तो उनके एक्टिव वॉइस नहीं बनाना बेहतर होता है। जिस तरह की ये 3 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। लेकिन मैंने आपको एक अलग से रूल भी बता दिया कि ऐसे केस में हम समवन सपोज करके या उस वर्ब को देख के, एक्शन को देख के कि क्या काम हो रहा है और ये काम कौन करता है, अगर इस काम का सब्जेक्ट होता, डूअर होता, तो क्या होता, उसको सपोज करके हम जो है एक मेथड है जिसके ज़रिए से इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेटा आपकी ये आज का लेक्चर है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का, लेसन 19। आपने इसी तरह आपकी असाइनमेंट क्या है, आप असाइनमेंट बेटा समझ लें। असाइनमेंट ये है कि पहले आपने हेडिंग देनी है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की आपने हेडिंग देनी है और उसमें आपने एक्टिव वॉइस की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने दोबारा हेडिंग देनी है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की हेडिंग दे के आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसिव वॉइस की डेफिनेशन लिखनी है। दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिख ली। फिर आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल्स, उसमें आप ये 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे पहले। फिर आप नेक्स्ट पेज पर जो ये 2 एग्जाम्पल्स ये दी हुई है ओकेजन्स वाली, ये आप लिखेंगे। फिर ये 3 एग्जाम्पल्स दी हुई है जिस केसेस में कि आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करना ज़रूरी नहीं होता, आप ये 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इन सबको आपने याद भी करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने लिखनी है और ग्रुप में सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।